आज तो ऐसा मटर पनीर बनाऊंगी कि खाकर सब खुश हो जाएंगे। उफ, लेकिन ये बाल अभी तो जूड़ा बांधा था फिर से खुल गया। काशवी की शादी को अभी बस 2 हफ्ते ही हुए थे और घर की रसोई में दाखिल हुए बस कुछ दिन। काशवी को हमेशा से खाना बनाने का और खिलाने का बहुत शौक था और अब शादी के बाद वो बढ़िया खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को, खासकर अपनी सास सुवर्णा को खुश कर देना चाहती थी। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। हाँ, जल्दी करो ना भाभी, बहुत भूख लगी है। काशवी ने फौरन सबको खाने की प्लेट लगा कर दी और फिर पहला निवाला चखते ही काशवी के देवर रजत ने कहा, वाह भाभी, क्या मटर है और क्या पनीर, गजब कर दिया आपने तो। आपकी आज की कुकिंग के लिए फुल मार्क्स। हाँ बेटा, सब्जी वाकई बहुत अच्छी बनी है और नमक मिर्च सब कुछ बिल्कुल सही है। क्यों सुवर्णा? पहले चख कर तो देखूं फिर बताती हूँ। ये कहकर काशवी की सास सुवर्णा ने सब्जी से भरी एक चम्मच अपने मुंह में डाली और फिर चम्मच को मुंह से निकालते ही सुवर्णा का चेहरा बिगड़ गया। ये देखकर काशवी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, सब्जी में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, है गड़बड़ और बहुत बड़ी गड़बड़, क्योंकि इस सब्जी में तुम्हारा बाल है। ये देखो। सॉरी मम्मी जी, मैं आपको दूसरी प्लेट लगा कर देती हूँ। ये कहकर काशवी ने फौरन दूसरी प्लेट लगाकर सुवर्णा को दी, लेकिन शायद आज काशवी की किस्मत उसके साथ नहीं थी। सुवर्णा के खाने में फिर से एक बाल आ गया और इस बार उसने गुस्से में खाना ही छोड़ दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। असल में सुवर्णा शुरू से ही थोड़ी नकचढ़ी किस्म की थी। खासकर अपनी बहुओं के लिए उसके मापदंड बहुत सख्त थे। अपने दोनों बेटों के लिए उसे ऐसी बहुएं चाहिए थी जो देखने में सुंदर भी हो और घर के हर काम में निपुण भी। फिलहाल सुवर्णा के बड़े बेटे रवि की ही शादी हुई थी, तो सुवर्णा को खुश रखने की सारी जिम्मेदारी काशवी के कंधों पर ही थी, जिसे अच्छी तरह से निभाने की वो पूरी कोशिश भी कर रही थी। लेकिन इसमें बस एक ही चीज रुकावट डाल रही थी और वो थे उसके लंबे काले घने बाल। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, मुझे चाय बनानी है अपने लिए। अब तो मैं बना देती हूँ आपके लिए। नहीं, रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। ये कहकर सुवर्णा खुद से चाय बनाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर रसोई के फर्श पर पड़ी, जहाँ उसे काशवी के 1-2 बाल गिरे हुए दिखाई दे गए। उफ, तुम अपने बालों को बांध कर नहीं रख सकती क्या? जहाँ देखो तुम्हारे बाल ही नजर आ रहे हैं। माँ जी, मेरे बाल हैं ही ऐसे, कितना भी बांध कर रख लो कुछ देर में खुल जाते। मैं तो खुद ही परेशान हूँ इनसे। ये तुम्हारी परेशानी है तो इसका हल भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। देखो, खाना तुम कितना अच्छा बना लेती हो, लेकिन खाने में बाल निकलना अच्छी बात नहीं, ठीक है ना? कुछ करो इनका। सुवर्णा की इस 2 टूक बात से काशवी घबरा गई और फिर उसने इस बारे में अपने पति रवि से बात की। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मम्मी जी को खुश नहीं कर सकती जब तक इन बालों का कुछ नहीं करती। लेकिन मैं इनका करूं तो क्या? मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। ये मसला इतना भी बड़ा नहीं है। चलो अब सो जाते हैं, सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रवि से बात करने का भी कोई खास फायदा हुआ नहीं और फिर अगले दिन वही हुआ जिसका काशवी को डर था। इस बार नाश्ता करते हुए सुवर्णा के साथ काशवी के ससुर किशोर जी की प्लेट में भी बाल निकला। ये देखकर सुवर्णा का पारा चढ़ गया और वो गुस्से से तमतमाते हुए काशवी से बोली, खाना नहीं बनाना है तो मत बनाओ। ये रोज रोज खाने में बाल डालकर क्या करना चाहती हो? यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे खुद ही खाना बनाने को मना कर दूं? तो ठीक है, कल से अपने कमरे से निकलने की भी जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी सब कुछ। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो खाना बनाने का बहुत शौक है, पर पता नहीं कैसे ये बाल। अब मैं वादा करती हूँ मम्मी जी, कल से आपको खाने में एक भी बाल नहीं मिलेगा। ये कहते हुए काशवी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और उसके जाते ही रजत ने अपनी माँ से कहा, माँ ये कुछ ज्यादा ही हो गया, भाभी जानबूझकर खाने में बाल क्यों डालेंगी? हाँ सुवर्णा, तुमने उस बेचारी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, प्यार से समझाया भी तो जा सकता है ना। रजत और किशोर की बातों से सुवर्णा को भी एहसास हुआ कि उसने काशवी को कुछ ज्यादा ही कह दिया है। तो कुछ देर बाद वो खुद काशवी के कमरे में गई, लेकिन वहाँ उसने जैसे ही काशवी को देखा तो उसकी चीख निकल गई। सुवर्णा की चीख सुनकर किशोर, रजत और रवि भागे भागे वहाँ पहुंचे और काशवी को देखकर उनके भी होश उड़ गए। काशवी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे बाल कहाँ गए? काट दिए। जब बाल रहेंगे ही नहीं तो खाने में गिरेंगे नहीं, और तब मम्मी जी को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आएगा, है ना मम्मी जी? अरे बेवकूफ लड़की, तेरा दिमाग तो पहले ही खाली था, अब सिर भी खाली कर दिया। हे भगवान, मैंने तो परसों के लिए दिनेश भाई साहब को विद फैमिली खाने पर इनवाइट कर दिया। वो रवि की शादी पर नहीं आ सके थे तो अब आना चाह रहे थे, पर अब क्या दिखाऊंगी उन्हें अपनी ये गंजी बहू। सुवर्णा के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। काशवी को लगा था कि गंजी होकर वो अपनी समस्या को हल कर रही है,
लेकिन ऐसा करके अब उसने एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। ये बात अलग है कि अब ना तो काशवी के सिर पर बाल थे और ना ही उसके बनाए खाने में, लेकिन अब भी वो अपनी सास को खुश नहीं कर पाई थी। काशवी, लो ये विग मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। शाम को दिनेश मामा जी और उनकी फैमिली आ रही है तुमसे मिलने, तो इस विग को हर वक्त पहन कर रखना, ठीक है? काशवी ने तुरंत ही उस विग को पहन लिया। उस विग के बाल काशवी के असली बालों जितने सुंदर तो नहीं थे, लेकिन फिलहाल राहत की बात ये थी कि काशवी सबके सामने गंजी नहीं दिखने वाली थी। और फिर शाम को आहा, क्या खाना बनाया है बहू तुमने, भाई मजा आ गया। सुवर्णा, सच में बहू के रूप में साक्षात मां अन्नपूर्णा का अवतार लेकर आई हो तुम। हाँ, चलो बढ़िया है। अब दीदी तो फ्री हो गई, उनकी रसोई संभालने वाली जो आ गई है। लेकिन एक बात है, मैंने तो सुना था कि बहू के बाल एकदम काले, लंबे और सुंदर हैं, लेकिन ये तो। रवि की मामी विनीता इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही रजत बीच में बोल पड़ा। हाँ, ये नया हेयर स्टाइल कराया ना भाभी ने, मैंने ही सजेस्ट किया था उन्हें। बढ़िया ना? रजत ने फिलहाल बात संभाल ली, लेकिन सुवर्णा के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। वो सबके लिए पानी लाने के लिए उठी, अचानक ही उसका पैर फिसल गया। काशवी ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और सुवर्णा एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। लेकिन जैसे उसने काशवी को देखा, उसे लगा कि काश वो गिर ही जाती तो अच्छा होता। काशवी के सिर से उसका विग नीचे गिर चुका था, क्योंकि वो बहुत तेजी में सुवर्णा को बचाने आई थी और उसके गंजे होने की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। हाय राम, ये क्या गंजी बहू। दीदी ये लाई हो आप रवि के लिए गंजी बहू। तभी मैं कहूँ कि शादी की फोटोज में तो बहू के बाल बहुत अलग लग रहे और आज बिल्कुल ही अलग। और कितनी विग लेकर आई है बहू अपने साथ है, जरा दिखाओ तो। सुवर्णा की भाभी लगातार काशवी का मजाक उड़ाई जा रही थी और काशवी कोने में खड़ी बस रोई जा रही थी। और ये सब देखकर सुवर्णा का पारा बढ़ता ही जा रहा था। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आगे बढ़कर कहा, विग्स का तो नहीं पता भाभी, लेकिन अच्छे संस्कार और गुण भर भर कर लाई है मेरी बहू, और मेरे लिए उतना ही काफी है। क्योंकि मुझे गंजी बहू तो चलेगी, लेकिन ऐसी बहू नहीं जो हर रोज अपने सास ससुर से बदतमीजी करे जैसे आपकी बहू करती है। आपने शायद गौर नहीं किया, काशवी चाहती तो मुझे गिरने दे सकती थी, लेकिन उसने एक बार भी अपने विग के बारे में नहीं सोचा और आगे बढ़कर मुझे बचाया। अब इससे बड़ी और क्या परीक्षा हो सकती है उसकी। मुझे नाज है कि काशवी मेरे घर की बहू है। सुवर्णा का एक एक शब्द मानो काशवी की हर तकलीफ को उससे दूर करता जा रहा था। और अब उसे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि उसके बाल आज नहीं तो कल वापस आने ही थे। लेकिन अपनी सास का भरोसा जिसे हासिल करने की वो जी तोड़ कोशिश कर रही थी, वो आखिरकार उसे मिल गया था। मुस्कान की बड़ी बहन पल्लवी बेड पर अभी तक सो रही थी, तो वहीं मुस्कान और उसकी मंझली बहन शीशे के सामने टिमटक रही थी। तभी उनकी माँ उर्मिला हाथ में पानी की बाल्टी और पोछा लेकर आती है और कहती है, बेशर्मो, नाश्ता क्या तुम्हारे पप्पा आकर बनाएंगे? और इस बड़ी महारानी को देखो, अभी तक सो रही है, इसे कोई फिक्र ही नहीं है। यार ये कौन सुबह सुबह काई काई कर रहा है? अच्छा, तो इससे मेरी आवाज कौवे जैसी लग रही है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर उर्मिला पानी की बाल्टी सोई हुई पल्लवी पर उड़ेल देती है। मुंबई शहर में उर्मिला अपनी 3 बेटियों पल्लवी, निधि और मुस्कान के साथ रहती थी। उर्मिला की तीनों बेटियां बहुत ही चंचल और बिगड़े स्वभाव की थीं। उर्मिला उनके इस मिजाज से बहुत ही परेशान थी। अपनी बेटियों के स्वभाव को देखते हुए उसने जल्द से जल्द इन तीनों की शादी करने की ठानी। काफी खोजबीन के बाद उर्मिला ने अपनी तीनों बेटियों की शादी सागरी देवी के 3 बेटों मुकेश, नवीन और समर से कर दी। सागरी देवी शहर में तो रहती थी, लेकिन थी वो एकदम पुराने विचारों वाली। उनकी सोच और उम्र उनके सफेद बालों की तरह ही एकदम पुराने थे। आज सागरी देवी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी तीनों बहुएं आज एक साथ गृह प्रवेश जो कर रही थी। अब तुम तीनों बहुएं एक साथ इस कलश को अपने पैरों से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। वो तीनों बहनें अपनी सास की बात को मानकर कलश गिराकर अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं। तभी अंदर पहुंचते ही मुस्कान अपना घूंघट जल्दी से ऊपर करती है और कहती है, उफ, यहाँ तो कितनी गर्मी है यार। सासू माँ, जल्दी से एसी चला दो, बहुत गर्मी है। उसकी ऐसी हरकत देखकर सागरी देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी घर वालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं, मुस्कान बहू, ये क्या बदतमीजी है? मुझे तुझसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी तुझे अपना घूंघट हटाने की?
अरे कल तेरी मुंह दिखाई है, कम से कम तब तक तो रुक जाती। तभी अपनी बहन की तरफदारी करते हुए निधि कहती है, तो इसमें उसने क्या बुरा कर दिया सासू माँ? अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो तो घूंघट हटाएगी ना। बड़ी होने के नाते तुझे अपनी छोटी बहन को संस्कार सिखाने चाहिए, ना कि उसको गलत शिक्षा देनी चाहिए। अब बस भी करो सासू माँ, आप तो बेवजह ही मेरी दोनों बहनों को सुनाए जा रही हो। और अगर मुस्कान ने घूंघट हटा भी लिया तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? बेकार का तमाशा बना रखा है आपने। तीनों नई नवेली बहुएं सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी सास को खूब सुनाती हैं। फिर वो तीनों बहुएं भी अपने अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को जब मुस्कान अपने कमरे में होती है तो उसका पति समर उससे कहता है, देखो जानू, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन वो क्या है ना, मेरी माँ थोड़े पुराने विचारों वाली है, तो तुम कोशिश करना कि तुम उनसे तालमेल बिठा सको। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो जी, हम तीनों बहनें हैं ना, हम सब अच्छे से संभाल लेंगी। अगली सुबह वो तीनों बहनें बैकलेस ब्लाउज पहनकर अपनी पहली रसोई की रस्म करने जाती है। अरे वाह वाह, क्या हॉट लग रही हो तुम दोनों। तो तुम कौन सी कम लग रही हो, एकदम पटाखा लग रही हो। तभी वहाँ निधि का पति नवीन आ जाता है। अरे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आप लोगों ने? अगर माँ ने आप तीनों को इस हालत में देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी, वो थोड़े पुराने विचारों की हैं। आप टेंशन मत लो, हम माँ जी को समझा लेंगे, और वैसे भी बैकलेस पहनने में आखिर बुराई ही क्या है। तभी वहाँ सागरी देवी आ जाती है और अपनी बहुओं को ऐसे कपड़ों में देखकर कहती है, हे राम, ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम में कुछ लाज बची है या नहीं? कम से कम ये तो सोचती कि इस घर में 4-4 मर्द घूमते हैं। हे ऊपर वाले, ये मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? मेरी बहुएं अब इस घर में अधनंगी होकर घूमेंगी। माँ जी, आप हर बात पर रोक टोक क्यों करती हैं भला? अरे हम आज की मॉडर्न ख्यालात की लड़कियां हैं, जो मर्जी आए वो पहनेंगी। मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से, माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब करवा लिया ना घर में कलेश। इतना कहकर नवीन गुस्से में वहां से चले जाता है। हे भगवान, ये कैसी बेशर्म बहुएं दी हैं आपने मुझे। जितने छोटे इनके कपड़े हैं उससे कई गुना लंबी तो इनकी जुबान है। चलो अब जल्दी से नाश्ता बनाओ और मेरे बेटों को परोसो, उनको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। इसके बाद वो तीनों सबके लिए नाश्ता लगाती हैं, जिसको खाकर उनके पति ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब तो ये रोज का हो गया था। सागरी की खुले विचारों वाली बहुओं को हर रोज अपनी सास से किसी न किसी बात के लिए बेशर्मी के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन उर्मिला अपनी बेटियों को फोन करती है। अरे कैसी हो तुम तीनों? कहीं अपनी हरकतों से अपनी सासू माँ को परेशान तो नहीं कर रही? क्या माँ, कम से कम अब तो हमें ताना देना छोड़ दो। शादी से पहले माँ की बातें सुनो और शादी के बाद अपनी सास की। तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो कि सबकी सुनना पड़े। चल अब रखती हूँ, तुम तीनों अपना ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली मधु आंटी उनके घर आती है। सागरी, अरे ओ सागरी, कहाँ है? आंटी जी, सासू माँ तो किसी रिश्तेदार के घर कीर्तन में गई हुई हैं। आप बैठिए, वो बस आती होंगी। अच्छा ठीक है। अब ये बताओ बेटा कि तुम्हें तुम्हारी सास ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो हमारा ध्यान बड़े अच्छे से रखती हैं। हाँ, वो हमें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। अब झूठ मत बोलो बहू, सारा मोहल्ला जानता है कि वो तुम तीनों को हर चीज के लिए रोक टोक करती है, तुम्हें सबके सामने बेशर्म कहती है और तुम सबका जीना हराम करती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि घर में ऐसी सास हो तो तुम सबको उनसे अलग हो जाना चाहिए। मेरी मानो तो अपने पतियों को लेकर कहीं अलग घर में रहने चली जाओ, या फिर अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दो, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। आंटी जी, हम तो सिर्फ जुबान और कपड़ों से बेशर्म होंगी, लेकिन असली बेशर्म तो आप हो, जो अपनी सहेली की बुराई उसी की बहुओं से कर रही हो। आप अच्छे खासे परिवार में फूट डलवाना चाहती हो ना? आंटी जी, जैसे आपका बेटा बहू आपसे अलग हो गए, आप चाहते हो कि हमारा परिवार भी वैसे ही अलग हो जाए। शर्म नहीं आई आपको ऐसा कहते हुए? हे राम, इनकी जुबान तो देखो, सच ही कहती है सागरी। बड़ी ही बेशर्म हो तुम तीनों, और साथ में बिगड़ी हुई भी। कुछ तमीज ही नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें बेशर्म और बिगड़ी हुई कहने की? और वो हमारी सास है, उनका हम पर पूरा हक है कि वो हमें कुछ भी बुलाए। अब अगर आपने एक और शब्द भी हमारी सास या हमारे परिवार के खिलाफ बोला ना, तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। अरे हम तो सिर्फ कपड़े बैकलेस पहनती हैं, पर आप तो पूरी की पूरी कैरेक्टरलेस हो। बाप रे, बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी सास, तुम सब की सब बिगड़ी हुई बेशर्म लड़कियां हो। मधु ये कही रही होती है कि तभी सागरी अपनी समधन उर्मिला के साथ दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन लेती है, और वो अंदर आकर मधु से कहती है,
बिल्कुल सही कहा तुमने मधु, ये मेरी तीनों बहुएं बड़ी ही बेशर्म हैं। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मुझे ये तीनों बेशर्म बहुएं मिली हैं, क्योंकि जिनके पड़ोसी तुम जैसे हो उनके पास ऐसी ही बहुएं होनी चाहिए। अरे सागरी, तू मेरी बात तो सुन, मैं तो तेरा ही पक्ष ले रही थी, लेकिन ये तीनों बिगड़ी हुई बहुएं ही चाहती थी कि तुम जल्दी से अपनी जायदाद इनके नाम कर दो। अब बस भी करो बहन जी, कितना झूठ बोलोगी। हम दोनों ने तुम सबकी सारी बातें सुन ली है और हमें ये भी पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे हमेशा ही अपनी तीनों बेटियों के मुंहफट और मॉडर्न विचारों से दिक्कत थी, लेकिन मुझे आज समझ आ गया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से और सोच से नहीं बल्कि उसकी नीयत से होती है। भले ही मेरी तीनों बेटियां खुले विचारों की हैं, लेकिन इनकी नीयत और मन बिल्कुल साफ है। बिल्कुल सही कहा समधन जी आपने। आज मुझे अपनी तीनों बहुओं पर गर्व है। आज ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी। और तू मधु, आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। पूरी तरह जलील होने के बाद मधु शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सागरी कभी भी उन तीनों को ओढ़ने पहनने से नहीं रोकती, ना ही उनको कभी ताने देती, और जो कोई भी उन तीनों के खिलाफ बोलता उसको सागरी और उर्मिला मुंह तोड़ जवाब दे देती।